नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बहुत ही खास इंटरव्यू में। हमारे साथ विपिन कनबार जी हैं जो कि वेरावल सोमनाथ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगभग 20 से 22 साल का उनका एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में उन्होंने लगभग 2 बार एमडीआरटी पूरा किया है। इस जर्नी में इनिशियली कुछ सालों तक वो जॉब कर रहे थे। रिसेंटली उनके बीच में थॉट प्रोसेस आया कि मैंने ये काम फुल टाइम करना चाहिए, और रिसेंटली अब वो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं। काफी सारे नगेट्स, काफी सारे सीक्रेट्स, काफी सारे अलग अलग उनके काम करने के तरीके हम जानना चाहते हैं। कैसे उन्होंने एमडीआरटी किया, पहली बार, दूसरी बार, इसके बारे में हम डीप में जानना चाहेंगे। और कैसे ये नई टेक्नोलॉजी जिसके अंदर वो अपने आप को वीडियो मार्केटिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा डेवलप कर रहे हैं और अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये सभी सीक्रेट्स हम सीखेंगे। शुरुआत करेंगे विपिन जी। नमस्कार, मैं आपका वेलकम करता हूँ इस इंटरव्यू में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। विपिन जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ में बताएं कि आप कहाँ से हैं, ये बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं, और इसको जुड़ने का आपका विचार कैसे था, बताइए सर। सर मैं मेरी एजुकेशन पूरा करके मैं हमारा बिजनेस, पहले हमारा बिजनेस है दूध का, मिल्क का। अच्छा, ओके। वो मिल्क के बिजनेस से ही मैं अपना डीओ के संपर्क में आया था। अच्छा, कैसे कैसे थोड़ा बताइए, मतलब कैसे? हमारा डीओ जो पुनीत भाई मेहता है जी। वो नया नया यहाँ अपॉइंटमेंट हुए थे अच्छा वेरावल में, हमारी ब्रांच में। अच्छा और अच्छा। तभी मैं दूध का बिजनेस करता था, वो डेयरी का आता है पैकेज जी में, जी जी जी। तो उसको देने के जाता था। तो अच्छा उसके हिसाब से मेरे उसका टच आया, उसके अच्छा। साथ मुलाकात हुई थी। ओके। लेकिन तभी मैं एजेंसी नहीं लिया था। हम्म। एजेंसी मैंने लिया 97 से। अच्छा, समझ गया। तब मैं बैंक में था। जी मैंने 88 में बैंक ज्वाइन किया था, जी। वेरावल पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। हम्म। तभी मेरा एक पहले दिन का पगार था 12 रुपये, क्योंकि हमको ओके। 7 दिन का, 6 दिन का पगार दे देते थे वाउचर जी पे। जी। तो तभी मेरा पहला सैलरी आया था 10 रुपये, 12 रुपये। तो अच्छा। दूसरे दिन रक्षाबंधन था। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी मेरी बड़ी बहन मेरे घर पे आई थी। हम्म। तभी हम सभी तो परिवार में रहते थे। तो जी। मैंने उसमें से 12 रुपये में से 10 रुपये उसको दिया, वो 2 रुपये मैंने रखा था, मेरी पहली फर्स्ट कमाई का। क्या बात है, ये बहुत दिल की बात बता रहे हैं आप ये। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि 12 रुपए आपका महीने का कमाई था, उसमें से 10 रुपए अपने सिस्टर को दिया एक था। एक दिन का। एक दिन का, उस समय का कमाई था। अच्छा, उसमें से 10 रुपए आपने दिया था। बहुत बड़ा दिल लगता है इतना भी करने के लिए। तो और आपको याद है, आज इतने सालों पहले की बात आप मुझे बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बताइए उस शुरुआती दिन कैसे थे आपके, जब स्टार्ट किया था ये बिजनेस, तो क्या होता मैं, था? मैंने वो डीओ के साथ तो संपर्क में था। हम्म। मेरा फ्रेंड था जी दूध के लिए वो। लेकिन मैंने एजेंसी नहीं लिया, वो एजेंसी एलआईसी का कुछ। पर छोटा था तब से, कुछ करना बहुत चाहता था कि जी। मेरा कुछ बिजनेस हो, मेरा ऑफिस हो, मेरा फैक्ट्री हो, ऐसा कुछ। छोटे था, जब से छोटा था तब से मैं कुछ कुछ कर रहा था। अच्छा, मतलब आपके दिल की चाहत थी कि कुछ बड़ा करना है, आगे जाके बिजनेस हाँ करना है या कुछ ना कुछ करना है। हाँ। ओके, अच्छी बात है, और बताइए। और 97 में मेरा डीओ, मैं एक बैंक में था, साथ साथ में मैं अकाउंटिंग का काम भी करता था। अच्छा। तो तभी एक जगह हम फिर से मिल गए थे। तो हम्म। उसने कुछ बात बताई, तो मैंने कुछ अच्छा लगा कि भाई सैलरी तो कम था इतना, इस हम्म। वो उस वक्त में मेरा सैलरी इतना नहीं था। जी। तो मैंने कुछ शायद शायद तुम्हें कुछ कर ले तो अच्छा रहेगा। हम्म। तभी तभी क्या हुआ था कि भाई, मैं बैंक में हूँ तो एजेंसी नहीं ले सकता था। सही है। और वाइफ का नाम कह लो तो लेडीज के नाम पे जेंट्स कहीं जाएगा कुछ मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मैंने मेरा छोटे भाई का नाम का ले लिया था। अच्छा। तब से मैं काम कर रहा था, लेकिन अकेले ही काम कर रहा। मैंने सोचा था कि हम दोनों भाई मिलके करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहा था। हम्म। बाद बाद में 2004 में वो राजी हो गया, वो करने लगा। तो तब मेरी वाइफ को 20 साल के बाद 12वीं कक्षा पास करवाई, अच्छा। और एजेंसी भी एजेंसी भी पास करवाई। ओ हो। 2004 में क्या था सर कि 20 साल के बाद उसने 12वीं कक्षा पास की। और हम्म। साथ में तभी क्या था कि एलआईसी एजेंसी, वो सीए का रिजल्ट जो आता था ना, हाँ जी। 1%, जी। ऐसा ही होता था। कम मेरा आता था रिजल्ट, समझ गया मैं। मेरा डीओ ने हमारे साथ वो एग्जाम में दो और भी लड़के थे, तो उसको भला मान की कि हिना बेन का ख्याल रखना। तो वो दोनों फेल हुए एलआईसी एजेंसी में, हम्म। मेरी वाइफ पास होगी।
ओके, ऐसा हो गया। हम्म। और ग्रेट। तब से चालू किया मेरा जर्नी, तब से चालू है। लेकिन मेरा जो क्या बोला कि बड़ा काम करना चालू किया मैंने 2009 से। अच्छा। तब से तब ने मैंने पहली पॉलिसी मेरा पुराना कस्टमर था, हम्म। बाहर का था, दुबई। तो तभी उसका 65 लाख का मैंने इंश्योरेंस लिया था। तो अच्छा। तब से मेरा जर्नी चालू हुआ। 2009-10 में LIC में मैं नंबर 1 था, रेगुलर नॉन सिंगल प्रीमियम में नंबर 1 था ब्रांच में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। तो 2009 की आप ये बात कर रहे हैं, और अभी आप करते 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 जितना रिसेंटली अगर बात करेंगे तो आपका पहली बार एमडीआरटी हुआ, फिर दूसरी बार एमडीआरटी हुआ। हम्म। एमडीआरटी करने से पहले आपका काम अलग तरीके था, एमडीआरटी करने के बाद अलग हो गया। तो थोड़ा सा सीक्रेट्स के बारे में बताएं कि ऐसा क्या हुआ आपके सोचने के तरीके में कि आपको एमडीआरटी करने की इच्छा हुई, और ऐसे क्या परिवर्तन आपने किया जिसकी वजह से आपका एमडीआरटी अचीव होने में आसानी हुआ। जैसे हो सकता है आपका प्रेजेंटेशन बढ़ गया हो सकता है आपका प्रीमियम बढ़ गया हो सकता है आपने ठान लिया था कि अब मेरे को करना ही है, अभी किसी भी हाल में बहुत हो गया, मैंने अभी एमडीआरटी तो करना ही करना है। तो ऐसा थोड़ा सा मैं वो माइंडसेट को जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में आप इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आपको लगा कि मेरे को एमडीआरटी करना चाहिए, और फिर आपने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिसके बाद आपको एमडीआरटी करना आसान हो गया, वो बताए थोड़ा सा। सर मैं 2000 जो चालू किया था, तो मैं कुछ सीखने में पहले से इंटरेस्ट रखता हूँ, नया ना सीखने में, नया ट्रेनिंग कुछ ऐसा है। जी। जैसे आपने आपका जो किया था, आपने 2000, मैंने पहली बार आपका वीडियो यूट्यूब में आपका वीडियो देखा था। जी। LM वो वैल्यू मार्केटिंग। वैल्यू मार्केटिंग नहीं तो उसका आप पहले हर फाइनल ब्रांच में पंच। जाके हाँ हाँ हाँ, बिकम प्रोफेशनल। हाँ, समझ गया मैं। आप कुछ कलर फाइल भी देते थे। जी 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 जी, फिजिकल ट्रेनिंग, हाँ। यस यस यस, समझ गया और मैं। वो क्या बोलो, कस्टमर का साइकोलॉजी का, आप कुछ साइकोलॉजी के भी कुछ एनएलपी, हाँ, न्यूरो या लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो एनएलपी। उसके तब से मेरे को आपके साथ जुड़ने का बहुत। अच्छा। लेकिन इधर आप लास्ट में जूनागढ़ आए थे, जूनागढ़ के बाद जी 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 जी, तो मैं नहीं आ पाया था। समझ और गया मैं। इस दौरान 2020 में जो कोरोना आया, तभी जी, आपका एक शायद फेसबुक में मैंने आपका वो दिया था, समझ गया अपना मैं। ऐप बनाया था। समझ गया। तो नया नया सीखते रहता हूँ और मेरी स्किल को बढ़ाता रहता हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल। पहले जाके पुराने साल में जो सीधा प्लान बताता था, तो अब मैं जी। कौन से प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, उसके लाइफ का जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब आपको सबको मिलकर उसको पूरी डिटेल लेता हूँ। हम्म। बाद में उसको कब कब उसको जरूरत पड़ेगा, हम्म। ये सब दिखाता हूँ, उसको बताता हूँ। इस हिसाब से मैं उसको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। और जी। इस हिसाब से कभी बार वही हिसाब से प्लान ले लेते थे लोग। हम्म। हम्म। कभी कभी नहीं लेते, तो उसके हिसाब से वो ले लेते थे, उसकी बजट के हिसाब से। जी। अभी आप ये काम फुल टाइम कर रहे हैं, यानी कि आपने रिसेंटली जो जॉब था अभी आपका, वो मेरे ख्याल से आपने क्विट किया, और अभी आप ये पूरा फुल वक्त पूरा टाइम दे रहे हैं। और इस दरमियान कोरोना से पहले काम आप कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। कोरोना के बाद में, जैसे अभी आपका और मेरी बात कर लीजिए, आज तक हम फिजिकली कभी मिले नहीं है, इससे पहले ना कभी मैंने आपको कभी फिजिकली देखा, ना आपने कोई हमारा फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड किया। लेकिन वो अच्छी बात ये लग रही है कि तभी भी आपने कभी ना कभी मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा था, और आप हमारे वनडे वर्कशॉप के बारे में जानते थे, और जूनागढ़ तक हम आए थे, आपने बताया, सही बताया, उसके आगे हम नहीं आ पाए थे, और तब से आप जुड़े हैं। और लॉकडाउन के बाद फिर आपने हमारा 5 दिन का वैल्यू मार्केटिंग कोर्स किया, हमसे जुड़ गए, ठीक है। और उसके बाद आपका एमडीआरटी भी हुआ एक बार 2 बार। तो और आज भी अभी ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, एक शब्द जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, है ना, या हम कहेंगे इंटरनेट की दुनिया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की दुनिया में आपका, आपके आने वाले सालों में जो बिजनेस आप करेंगे, या अभी आप फिलहाल जो बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब का वीडियोस है, जूम मीटिंग कंडक्ट करना है, चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है, ये सभी प्रकार के जो टूल्स हम बता रहे हैं, ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो की बात कर रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी के कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी एक अच्छी बात क्या हो रही कि जब आप जॉब कर रहे थे आपको उसका उतना वक्त नहीं मिल रहा था, और उस समय ज्यादा काम फिजिकली होता था। अभी आप टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ चुके हैं, आपका पूरा वक्त भी आप काम कर पा रहे हैं, और एमडीआरटी ऑलरेडी आप 2 बार कर चुके हैं।
तो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले सालों में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं? और जैसे LIC ने हमें आनंद ऐप दे दिया, हमें काफी सारा प्लेटफॉर्म दे दिया कि जिसके माध्यम से हम भी अपना बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में कितनी जरूरी है और आपको उसको कैसे देखते हैं, बताइए जरा। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं फिजिकल एक दिन में 5 आदमी से ज्यादा, 5 या 6 आदमी से ज्यादा नहीं मिल सकता जी। लेकिन वीडियो मार्केटिंग, ये जूम मीटिंग में किसी को प्लान बता सकूं, लेकिन व्हाट्सएप का तो मैं पूरी तरह यूज कर रहा हूँ जी। मैं स्टेटस पर उसका जो हमारा लिंक रखते हैं। हाँ, और वीडियो कॉलिंग में उसकी कभी कभी वीडियो कॉलिंग में मीटिंग कर लेता हूँ जी। तो ऐसा तो, और आने वाले साल में तो ये बहुत एकदम जरूरी होगा जी। ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के अहमदाबाद जाकर हर बार नहीं जा सकता। अहमदाबाद, बॉम्बे, बड़ौदा कहीं भी जाना है तो नहीं जा सकता। मेरा कस्टमर है अमेरिका में है, तो मैं अच्छा। अमेरिका तो जाना मुश्किल होगा। मेरा मस्कत में भी कस्टमर है, मेरा दुबई में भी है। तो अच्छा। ये अभी तक क्या हुआ था कि अभी तक वो पार्टी इधर आएगी इंडिया में, वेरावल में, तभी मैं इंश्योरेंस निकालता था। सही है। और ये जो हमारा टेक्नोलॉजी से वो उधर बैठा और मैं इधर बैठा काम कर सकता हूँ। ये जी। बड़ी, और आपसे काफी चीज कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। जी। ओके। आपने अच्छी बात बताई कि आपके कस्टमर अमेरिका में है, मस्कट में है, दुबई में है। तो कितने कस्टमर्स आपके आउट ऑफ इंडिया, थोड़ा बताएंगे? लगभग 25-30 तो 25-30 कस्टमर आपके ऑलरेडी इंडिया के बाहर है। और इनको आपने मतलब क्या वो आपके वेरावल से बिलोंग करते थे इसलिए आप उनको अप्रोच कर पाए? हाँ। अच्छा। और क्या लगता है आपको फ्यूचर में उनके माध्यम से आप, या डिजिटल माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से 25 से 50 या 50 से 100 कस्टमर तक इसको लेके जाना चाहेंगे आप? और कैसे जाएंगे, कैसे इसको प्रमोट करना चाहेंगे? मैं अभी तो अपना वीडियो बना रहा हूँ जी। तो वो वीडियो के माध्यम से उसको भेज के, बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी कुछ बात है तो उसको बेचता हूँ, और इस हिसाब से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि प्रीमियम के बारे में, कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपका सालाना एवरेज प्रीमियम कितना था साल का, और अभी के सालों में आपका सालाना एवरेज प्रीमियम कितना है, तो थोड़ा बताएंगे कितना? हाँ। मैंने पहला इंश्योरेंस निकाला था तो वो 800 रुपया का क्वार्टरली प्रीमियम में लिया था। 800 रुपया क्वार्टरली? और अभी मेरे पास जो पार्टी है वो 15 लाख रुपया प्रीमियम भर रही है। अच्छा, 15 लाख रुपये में भर रही है। सिंगल बात करें वो अलग अलग पॉलिसी से, समझ गया मैं। सिंगल बात करें तो अभी मैंने 6 लाख का प्रीमियम एक साथ ही अच्छा लॉग इन किया आपने? लॉग इन किया। अच्छा। और ये जो है, जैसे मेरा एक मानना है, हमेशा मैं ये कहता हूं कि मार्केट में 4 प्रकार की कार होती है। एक होती है नैनो कार, एक होती है मारुति कार, एक होती है मर्सिडीज कार, और एक होती है रोल्स रॉयस। अगर आप कीमत की बात करेंगे, 1 से 1.5 लाख की नैनो कार, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख की मारुति कार, 40 लाख, 50 लाख की मर्सिडीज कार, या 4 करोड़ 5 करोड़ की रोल्स रॉयस। मेरा ये मानना है कि मार्केट में ये कार लेने वाले भी कस्टमर है, 4 करोड़ की कार लेने वाले भी कस्टमर है, 7-8 लाख रुपए लेने वाली मारुति कार वाले भी कस्टमर है, और 40-50 लाख रुपया देने वाले मर्सिडीज कार के लिए भी कस्टमर है। सभी प्लेटफॉर्म के लिए, सभी सेगमेंट के लिए कस्टमर है। मेरा यह मानना है कि कभी कभी, बहुत बार, जब कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नया एजेंसी लेता है, शुरुआती दिनों में तो वो छोटी पॉलिसी बेचना स्टार्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी में ही अटक जाता है। काफी सालों तक वो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए की पॉलिसी में ही अपना बिजनेस करते रहता है। कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा सा डीफोकस कर देते हैं। मार्केट में हमें यह सीखना जरूरी है कि कैसे हम 50 लाख का प्रीमियम देने वाले कस्टमर को अप्रोच करें, कैसे हम 8 लाख, 10 लाख का प्रीमियम देने वाले कस्टमर को अप्रोच करें, कैसे हम 1 करोड़, 2 करोड़ का प्रीमियम देने वाले कस्टमर को अप्रोच करें। जैसे अब ये मार्च का महीना आने वाला है, LIC में पूरे दुनिया से जितने भी NRI कस्टमर्स है, वो इंडिया में LIC में 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सालों से हम जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टारगेटिंग कस्टमर, यानी कि अगर हम इन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे तो बड़ा प्रीमियम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे ज्यादा करके आंसर आएगा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे सभी दर्शकों को जो शायद से नए हैं, जो अभी भी साल का 40,000, 50,000 का प्रीमियम
ज्यादा बेचते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख का प्रीमियम देने के बारे में सोचा नहीं है, या फिर पता नहीं है कैसे बेचना है। क्या हमने आपको जो गूगल से नंबर निकालने का तरीका समझाया, हमने आपको जो टारगेटिंग करने का तरीका बताया कि आप गूगल से किसी भी लोकेशन से कोई भी कस्टमर का नंबर, प्रीमियम कस्टमर्स के नंबर हम निकाल सकते हैं, उनको हम वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से वीडियो बना के व्हाट्सएप में भेज के अप्रोच कर सकते हैं, उनको हम जूम मीटिंग में कॉल करके अपना बेसिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आगे जाके पॉलिसी को प्रेजेंटेशन जूम के माध्यम से दे सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से दे सकते हैं, और आनंद ऐप के माध्यम से लॉग इन भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर टारगेटिंग प्रीमियम कस्टमर, ये एक बहुत बड़ा थॉट है जो बहुत लोग उसको फोकस नहीं कर पाते। आपकी पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि टारगेटिंग बिग प्रीमियम कस्टमर, क्या आपको लगता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मार्केट में सभी प्रकार के कस्टमर है, रोल्स रॉय भी बिक रही है, मारुति कार भी बिक रही है, मर्सिडीज कार भी बिक रही है, हम उसको फोकस नहीं कर पा रहे, तो फोकस प्रीमियम कस्टमर को करने को लेकर आपकी क्या सोच है? अभी अभी क्या सर, मैं MDRT ये 31 मार्च के पहले करना चाहता हूँ। ओके। और उसके लिए मैंने अभी मेरा जो हमने वो रविवार को, अभी रविवार गया है ना, संडे को जी तभी हमारा हमारा कस्टमर मीट भी था, हमारे ग्रुप में कस्टमर मीट किया था। ओके। और राजकोट से हमारा सर आए थे हमारा सम्मान करने के लिए जी। तब मैंने वो मेरा जो कस्टमर बेस आया था, तो इसी हिसाब से मैंने अभी 100 ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जिसको मैं 2 लाख का प्रीमियम दिखाऊंगा। क्या बात है। 2 लाख का प्रीमियम का वो 15-20 पॉलिसी आ जाए तो मेरा MDRT आसानी से हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन सा प्लान देना है वो भी मैंने बना लिया है जी। तो कैसे कैसे वो काम करेगा जी। और आसानी से भर सकते हैं लोग। ओके, तो और टारगेटिंग करना, प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करना, ये आपको लगता है जरूरी है? जरूरी है। ओके। अगला सवाल ये पूछूंगा कि भारत में LIC के 2048 ब्रांचेस है, हो सकता है कुछ ब्रांचेस शहरों में है, मुंबई दिल्ली मेट्रोज में, कुछ ब्रांचेस गांव में है, ठीक है, और कुछ ब्रांचेस टायर 2 सिटी में। हर ब्रांच के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से ऑब्जेक्शन अलग अलग होते हैं, यानी कस्टमर के सवाल अलग अलग होते हैं। शहरों में सवाल हो सकते हैं रिटर्न्स के बारे में कि भैया इन्वेस्टमेंट में मेरे को रिटर्न ज्यादा कहां से मिल सकता है, इक्विटी में मिल सकता है, म्यूचुअल फंड मिल सकता है, वगैरह वगैरह। गांव में हो सकता है आज भी कैपिटल के बारे में सर सलामत तो पगड़ी हजार की, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा सेफ तो है, सिक्योर्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं जानना चाहता हूं, आप जब बिजनेस करते हैं, आप जब कस्टमर को प्लान समझा देते हैं, तो ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको अक्सर कॉमनली आते हैं कि ये सवाल तो आता ही है, एक दो कोई ऐसे सवाल आपको लगता है कि आपके एरिया में ज्यादा करके कस्टमर पूछते हैं आपको? कौन सा ज्यादा सवाल तो आता है, वो सोच के बताता हूँ ना। हाँ। वो वाला क्वेश्चन क्या मेरे को ओके, वो उसकी अंदर गिफ्ट में आ जाता हूँ, बाद में वो सोच इसकी पूरी नहीं हो सकती थी। अच्छा, क्योंकि आप जब प्लान बता देते हैं वो सब सुनने के बाद बोलता है कि सर आपको सोच कर बताएंगे। हाँ। तो आपको कैसे लगता है जब कोई बोलता है सोच कर बताएंगे, तो आपको लगता है कैसे? तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको टैकल करने का कोशिश करता हूँ। कैसे करते हैं फिर, बताइए, थोड़ा सीक्रेट बताइए, कैसे आप हैंडल करते हैं? या ऐसा कोई केस स्टडी बताइए जब आपका कस्टमर ने आपको बोला लेकिन आपने उसको फिर कन्विंस कर दिया, तो कैसे किया? तो उसको बताता हूँ, अब मैं ये आपको फाइल दिखाता हूँ, आप बोल रहे हैं सोच के बताता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ये फाइल आपके ड्रॉअर में चला जाएगा, आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप मैं आपको 2 दिन या 3 दिन वापस आऊं, वापस आप इस 2 दिन में आप देख लीजिए, 2-3-4 दिन में फिर से हम मिलते हैं और तब मेरे को बता दीजिए। यानी कि आप उनको थोड़ा 1-2 दिन का वक्त देते हैं कि अगर आपका और भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो हम चाहिए तो फिर से मिल सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और उसको बताता हूँ, कभी मेरे को ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आज आप ना बोल रहे, आप सोचने को बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बोलते हैं कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, तब मैं नहीं दे सकता था, नहीं दे पाता हूँ। इतना मेरे पास वो स्टडी है, 2-4 केस ऐसा बना हुआ है मेरे साथ, जो LIC ने पूरा पैसा वापस कर दिया, उसको नहीं दे, तो उसको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कि बाद में आपको पॉलिसी आप लेना चाहेंगे लेकिन मिलेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ एक बढ़िया घटना बनी थी, बताइए। मैं तालाड़ा जॉब कर रहा था मेरा, तो उधर मेरे एक पटेल था, मिर्चा का बिजनेस वाला, भरत भाई रादड़िया करके नाम था। तो वो बैंक में हमारे यहाँ लोन ले गया और सब मैं काम उसको करता था।
तो उसके साथ यारी दोस्ती काफी बढ़ गई थी। तो मैंने उसको इंश्योरेंस के बारे में बताया और मैंने उसके पास से इंश्योरेंस निकाला। वो आदमी, मैंने इंश्योरेंस लिया था शायद 2018 में, 2 साल का हुआ, और 2020 में, दिसंबर 2020 में 9 दिसंबर 2020 में उसका देहांत हो गया। हमारे यहाँ दो लोन थी, एक 30 लाख की और एक 10 लाख की। वो दोनों में 10-10 लाख भरने का बाकी था, पेंडिंग था, इसको भरना, बैंक को पे करना था। तो तभी वो इंश्योरेंस उसको मैंने 43 लाख का LIC ने दिया तो LIC ने, मैंने दिलवाया तो उसका सब वो लोन भरपाई हो गया, उसका मकान का काम चालू था वो हो गया। और वही तभी जो जिसका मैंने था, एक और आदमी भी था जो वो होटल बिजनेस में था। तो वो भी हमारे यहाँ लोन लेने के आया था। मैंने लोन के बारे में था कि लोन प्रोटेक्शन प्लान ले लो। वो कन्विंस भी हो गया था, लेकिन उसका बड़ा लड़का आया और झगड़ ले लेगा फादर को कि जो मांगते हैं उसको दे दो, ये इंश्योरेंस नहीं लेना है, पहले जिसको देने का है वो पहला पूरा करो ना। तो वो तभी नहीं मेरा हुआ और बाद में भी कुछ नहीं हुआ। वो आदमी 2021 में 29/5/2021 में चल बसा। होटल बिजनेस कोरोना से बंद हुआ था, 2 साल से बंद ही था। हमारे यहाँ लोन भी था, उसका भी पेमेंट करना था, बिजनेस बंद था। फादर का ट्रीटमेंट में शायद 20-25 लाख चला गया था। तो मैंने को अच्छा लगा, मैंने तभी उसको बोला नहीं, तो अंदर से वो आया कि वो ले लेता था तो उसको कितनी बड़ी राहत होती। सही है। LIC का पेमेंट कर सकते, वो बैंक का जो लोन था वो भरपाई हो जाता, उसका बिजनेस बंद था तो उसके लिए भी उसको मिलता था। तो मैं ये कभी कभी मेरी प्रेजेंटेशन में ये 2 किस्से मैं बार बार बताता हूँ। ओके, सही एक्सपीरियंस है और मेरे को लगता है केस स्टडी के तौर पे भी है कि एक्चुअल में आप उनको अप्रोच किए थे, उनको आपने कोशिश भी किया देने का, लेकिन शायद से किसी कारण से वो नहीं ले पाए। लेकिन आगे जाके जो ये घटना घट गई, अगर उनके पास ये इंश्योरेंस होता तो डेफिनेटली उनके परिवार को बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता। तो बहुत अच्छी सीख आपने बताया। विपिन जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि हर इंडस्ट्री में एक इजीनेस होता है और एक चैलेंज होता है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस उतना आसानी से नहीं होता, उतना जल्दी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को प्लान समझाया पहली बार और उसने तुरंत चेक दे दिया, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम आता है। ज्यादा करके ऐसे होता है कि आपने एक बार प्लान समझाया, उसके बाद उन्होंने शायद से आपसे 1-2 दिन का वक्त मांग लिया, जरूरत पड़ती तो आपने फिर से उनको जाके फिर से एक बार मिले, फिर उनके कुछ डाउट सॉल्व हो गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको 4-5 दिन में चेक दे दूंगा। यानी मेरा मानना है कि 2 बार, कभी कभी 3 बार, कभी कभी 4 बार कस्टमर से मिलना पड़ता है, तब जाके पॉलिसी हमारा हो जाता है। तो फॉलोअप, इसको जो बोलते हैं फॉलोअप, यानी कि कस्टमर को एक बार जिसको प्लान बता दिया उसको किसी ना किसी माध्यम से फिर से मिलना, उसको फॉलोअप करना। तो आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है कि आप जब कस्टमर को प्लान समझाते हैं तो लगभग पहली बार में चेक मिलता है कि दूसरी बार में चेक मिलता है, तीसरी बार में मिलता है, कितने बार आपको लगभग एवरेजली, ऑन एन एवरेज तो कितना बार आपका एक्सपीरियंस रहा है कि दूसरी बार में चेक मिल जाता है, और फॉलोअप फिर आप कैसे करते हैं वो थोड़ा बताएं। मेरे हिसाब से 2-3 बार तो उसका फॉलोअप करना ही पड़ता है। ओके कभी ओके। कभी पहली बार भी मिल जाता है। अच्छा। और उसके साथ जो रिलेशन बनता है। अभी मेरी बात, अभी मैंने MDRT पूरा किया तो नए साल चालू किया जनवरी महीने में जी। तो हमारे यहाँ कॉलेज, साइंस कॉलेज था, तो कभी नहीं किया था मैं, कॉलेज भी पहली बार देखा। तो उसको, इसका प्रिंसिपल को मिले, वो सब स्टाफ को मिले कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरा कार्ड लेकर गया था। तो ठीक है, वो प्रिंसिपल नहीं थे तभी, तो सबको मिला था कि भाई ऐसा कुछ LIC का कुछ काम है या कुछ सर्विसिंग का काम है या कुछ ऐसा कुछ काम। दूसरी बार मैं तभी जान लिया था कि वो 1:30 से 2 बजे तक फ्री होते हैं शायद सब। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे और तभी मैंने वो अपना पेपलेट बनाया था। अच्छा। फोल्डर सबको दे दिया। तीसरी बार अभी मैं कस्टमर मीट किया था तो सबको मैंने इनविटेशन करने के दिया। और चौथी बार उसको सबको कि भाई आप आना ही है, भूल नहीं जाने का, अभी कल हमारा प्रोग्राम है। वो उधर से
सबको दिया था, सब बाहरगाम वाले थे, एक बहन आए थे। तो हमारी मीटिंग पूरी होगी हुई, तो मेरे को बोल के गई कि मैं हमको उसका हस्बैंड को भी लेके आए थे, वो भी टीचर थे, ये बहन भी टीचर थे। तो वो बोला कि मेरे को इंटरेस्ट है LIC में, मेरा हस्बैंड को इंटरेस्ट है, हम 1-2 दिन में आपको मिलेंगे। वो जी, सामने से बोले। अच्छा, क्या बात है, ग्रेट। दूसरा दूसरा दूसरी जो हमारा कस्टमर था, तो वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों ताड़ा से आए थे। तो मेरे को बोला इधर आना, तो अपने पहले वो उस हमारा मेरा फोटो निकाले कि हमारे साथ आपका फोटो निकालना है। और वो भी बोला कि भाई मेरे को ये अपने जो नया प्लान है उसके बारे में, हमारा जो आया था ट्रेनर बताया था, तो वो प्लान में मेरे को इंटरेस्ट है, मैं 1-2 जी, दिन में आपको कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, ग्रेट। सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा बहुत उसके साथ जान पहचान, होना चाहिए। इंटरेस्ट, उसका संबंध जो उसके साथ रिलेशन होगा तो इजी होता है इजी काम। होता है, अच्छा, वेरी गुड। मेरा सवाल ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डेथ क्लेम ये एक ऐसी चीज है कि जो जिसको हम बेच रहे हैं, यानी कि हम एक्चुअली कस्टमर को क्या बेच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाता है परिवार में, तो उस समय आपके परिवार को आर्थिक तौर से सुरक्षा मिलने वाली है, और ये सुरक्षा की गारंटी हमें LIC पॉलिसी के माध्यम से मिल रही है, ठीक है। आपके इस 15-20-25 साल के एक्सपीरियंस में लगभग कितने क्लेम, डेथ क्लेम आपको मतलब सेटल करने का, यानी कि आपके कुछ डेथ क्लेम कस्टमर्स के आए आपको? हाँ, कितने आए होंगे लगभग? मेरा तो ठीक, मैं दूसरे का भी देखते हूँ काफी। अच्छा, लगभग मेरी मेरी लाइफ में ये जो इंश्योरेंस की जर्नी में, जो एजेंट की जर्नी में, मैंने शायद 25-30 तो दिया होगा। 25-30 क्लेम सेटल की, उसमें से कुछ कोरोना के पीरियड में थे? जो बोला था ना 43 लाख, हाँ, वो कोरोना पीरियड के थे। वो कोरोना में नहीं, वो उसका अटैक में देहांत हुआ था। अटैक में डेथ हो गई, लेकिन उस पीरियड में हुआ उसका। हाँ, अच्छा, तो डेथ क्लेम की जहां तक बात आती है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि एक इंश्योरेंस एजेंट का महत्व, भले ही जब वो पॉलिसी बेच रहा है तब कस्टमर्स को उतना नहीं समझता है, लेकिन जब परिवार में कभी दुर्घटना घट जाती है, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि कर्ता व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसके बाद जो इंश्योरेंस एडवाइजर का सपोर्ट लगता है, उसके बाद जो इंश्योरेंस एडवाइजर जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो प्रोसेस को फॉलो करना है, जल्दी से जल्दी क्लेम परिवार को मिले, इसके लिए जो एजेंट थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है, और वो एक नोबल प्रोफेशन इसलिए इसको कहते हैं कि उस समय दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन उस इंश्योरेंस एडवाइजर का जिम्मेदारी और उस एडवाइजर का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपका ये 25 जितने भी आपने क्लेम सेटल किए, उसमें से कोई ऐसा क्लेम जो सेटल करते वक्त आपको भी थोड़ा इमोशनल हो गए, आपको भी थोड़ा सा, डेफिनेटली हर क्लेम को सेटल करते वक्त जितने जल्दी क्लेम सेटल हो जाए हम ये चाहते हैं, हम करते हैं, लेकिन कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से आपको इस प्रोफेशन के बारे में रिस्पेक्ट और बढ़ गया? हम काम करते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है, हम काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम रियली दुनिया में लोगों के परिवार को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ये फीलिंग बहुत अच्छी आ जाती है जब हमारे मेहनत को कोई अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको जब लगा कि यस ये मतलब दिल से बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग आपको आया? अच्छा, शायद 10 साल पहले क्रीड चुडासमा नाम का आदमी था। जी, हमारा घर पे पास में रहता था। ओके, वो घर में एक अकेले ही कमाने वाला था और ड्राइविंग करता था, वो टैक्सी चलाता था। तो तभी हमारा प्लान आया था 150 नंबर का, जो रिस्क कवर के लिए होता है। तभी मैंने उसको 3 लाख का दिया था जी, तभी उसका क्लेम दिया था ना, तो तभी मेरे को अंदर से कुछ कि ये हमारा बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है, जी, दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, क्योंकि बोलते हैं ना कि हम क्या लेके जाने वाले ऊपर, ऐसे बोलते लोग, लेकिन हम कुछ नहीं लेके जाने वाले, लेकिन हमारे परिवार को जिंदगी जीने के लिए तो पैसा लगने वाला है। और इंश्योरेंस का महत्व, जब किसी के घर में इस प्रकार से दुर्घटना घटती है, उस वक्त जो फीलिंग आती है इंश्योरेंस के बारे में, वो बनाए रखना और उसको ही समझना मार्केट में जरूरी है।
विपिन जी, मैं ये भी आपको सवाल पूछना चाहूंगा कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 75% से ज्यादा लोग आज भी ऐसे कि जिनका पूरी तरीके से इंश्योरेंस नहीं है, या कुछ लोगों को तो अभी तक इंश्योरेंस होना चाहिए ये भी नॉलेज नहीं है, या फिर उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता है। इंडिया में 90% से ज्यादा लोग ऐसे जिनका रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं हुआ है। आज के डेट में आप जानते हैं काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो आने वाले कुछ सालों में रिटायरमेंट प्लानिंग अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके जिंदगी में उसको बुढ़ापे बुढ़ापे के वक्त, जैसे हम जानते हैं कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हमारे बीच में, जैसे शोले पिक्चर में जिन्होंने काम किया, A.K. हंगल साहब है, कि जिनका हमने देखा कि काफी सारा परेशानी उस उनके ऐसे वक्त में जब वो बोलते हैं ना बुजुर्ग हो गए थे, बीमारी का खर्चा काफी सारा हम देख पाते हैं कि काफी सारे हमारे जैसे सोशल मीडिया में पढ़ा था, विनोद कामली जी कामने का आर्टिकल पढ़ा, हमने रेमंड के मालिक उनका आर्टिकल पढ़ा, और बागबान मूवी तो ऑलरेडी बता ही रहा है रिटायरमेंट के बारे में। तो रिटायरमेंट प्लानिंग भारत के लोगों को करना जरूरी है। एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर आप लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग का काम करवाते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं। मेरा यह मानना है कि लोगों को एजुकेट करने का जो काम है, लोगों के बीच में इंश्योरेंस के बारे में महत्व क्रिएट करने का जो काम है, ये सोशल मीडिया से बहुत जल्दी हो सकता है। हमने एक एग्जांपल देखा, नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली गए थे लक्षद्वीप में और उन्होंने 2-4 फोटो डाले, इतने वायरल हो गए, लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में इंक्वायरी करना चालू कर दिया, गूगल में बहुत सारे सर्चेस बढ़ गए। उसी के साथ में मालदीव का थोड़ा बिजनेस कम ज्यादा हो गया। हम देखते हैं राम मंदिर का स्थापना हमने 22 तारीख को जिस प्रकार से मूर्ति की स्थापना हुआ, पूरे भारत में पूरे दुनिया में जोश के साथ उसका सेलिब्रेशन चल रहा था। हम देखते हैं कि एक चीज एक दिन में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में अगर आज भी 90% से ज्यादा लोगों ने रिटायरमेंट का प्लानिंग अगर नहीं किया है, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग कराना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अवेयर करने के लिए, लोगों को इसके बारे में जागृत करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप इस मीडिया को कैसे देखते हैं, और आने वाले सालों में आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? सही बात है सर, आपने परफेक्ट बात बताई। मैं तो कभी कभी बताता हूँ कस्टमर को, जो कॉलिंग में जाता हूँ उसका, जब भी मिलता हूँ लोग, तभी बोलता हूँ कि जब आदमी जिंदा है तब इंश्योरेंस लास्ट में आता है। उसको पहले बच्चे को साइकिल लेना है, बाइक लेना है, मोबाइल ले लेना है, कलर करवाना है, सब कुछ करना है। लेकिन जैसे वो आदमी चला जाता है तो सबसे पहले उसको याद आता है LIC एजेंट। अभी रिसेंटली हुआ था, अगले महीने हमारे यहाँ हमारा DO के ऑफिस में एक लड़का काम कर रहा था, बाद में वो एजेंट बन गया था। वो वॉलीबॉल खेलने के लिए गया था, इधर अच्छा। हमारा बाजू में गांव था। ओके। तो वॉलीबॉल खेलते खेलते खेलने के बाद वो जीत गया था रात को। अच्छा। रात को 3 बजे वो पानी पी के कुछ हुआ और अटैक में चल बसा। तो ओहो। सबसे पहले हमारे DO को 2:30 बजे उसको फोन आया कि उसका PM करवाना पड़ेगा कि नहीं। ओहो हो। तब तक लोगों को याद नहीं आता है। तब भी सही वो है। बीबी का घरेना बनवाना है, कुछ बाइक लेना है, कलर लेना है, मोबाइल लेना है, सब वो करता रहेगा। जी। लेकिन कुछ होता है तो सबसे पहले LIC एजेंट आ गया। सही है, सही है, सही है। और मैं अपना ये रिटायरमेंट, ये अवेयरनेस के बारे में मैं वीडियो बना, अभी तक पूरा नहीं बना है। मैं उसके लिए काफी सीख रहा हूँ, और मैं इंटरनेट के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। जी। कम से कम मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था कि एक लड़के को उसका फादर ने बिल दिया, लाइट बिल। हाँ। मैं आज नहीं हूँ, बारगम जा रहा हूँ, आज कल लास्ट डेट है बिल भरने का, तो तू भर देना। तो वो फादर 2-3 दिन के बाद घर आ पाया, तो लाइट नहीं थी घर पे। तो लड़के को पूछा क्या हुआ, तो कि मैं भूल गया। तो उसने गधा बोला। तभी वो ट्रेनर ने भी बोला था कि LIC ने हमको क्या दिया है, इंश्योरेंस बेचने का। अगर हम नहीं बेचते तो हम क्या हो गए, हम भी गधे हो गए ना। सही बात। जो काम हमको सौंपा है वो हम पूरी, जो एक बाप उसका लड़के को बोलते हैं कि भाई तू पूरा एक काम भी नहीं कर सकता,
तो LIC हमको भी बोल सकते हैं ना कि आपको जो दिया है वो नहीं कर सकते आप, जी, तब क्या है? बहुत अच्छी बात है। मैं अपने जो टॉपिक छेड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगा। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, है ना, उन्होंने देश के लिए काम किया और मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपना काम किया। लेकिन मैं आज के डेट में जब ये बिजनेस कर रहा हूँ, डेफिनेटली हम पैसा कमाने के लिए काम करते ही हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से भारत के 14 लाख LIC एडवाइजर, उसी प्रकार से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, यानी कि भारत में जो 35 से 40 लाख लोग हैं जिनको भारत के 140 करोड़ लोगों तक इन्वेस्टमेंट को लेके जाना है, बचत को लेके जाना है, इंश्योरेंस को लेके जाना है, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके जाना है, भारत का नाम दुनिया में आज 5वें स्थान पे है GDP के तौर पे, उसको तीसरे स्थान पे लाना है, आने वाले 10-15 साल में सुपर पावर बनना है। ये जो क्रांतिकारी डिसीजन लेना है, भारत ने रिसेंटली चांद पे चंद्रयान को लॉन्च किया सक्सेसफुली, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मुझे हमेशा सवाल आता है। और मैं समझता हूं कि अगले 5 साल में भारत के लगभग 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मैं ये सिस्टम, वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम सिखाकर, एजुकेट करके, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा करके, उनको वीडियो कैसे बनाना है, जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना है, अपने आप को डेवलपमेंट करके अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी एक देशभक्ति का काम कर रहा हूं, ऐसे मुझे लगता है। सही बात है। जब आप ये काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम गधे जैसे ही है, कहीं ना कहीं आपने एक इमोशन को छेड़ा कि ये जिम्मेदारी है और ये केवल पैसे कमाने के लिए करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम अपने देश को भी अच्छा सशक्त बनाने में, लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करने में, उनके परिवार के सदस्यों को फाइनेंशियली लिटरेट करने में कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई इंश्योरेंस एडवाइजर अपने प्रोफेशन को केवल पैसे कमाने का जरिया ना समझकर, जैसे ही इसको सेवा करने का जरिया समझ लेता है, भारत के लोगों का सेवा करना, भारत को आगे लेके जाना, लोगों के जिंदगी में पैसों के बारे में एक पेड़ लगाना जिसके वजह से कभी जिंदगी में उनको पास पैसे की कमी ना हो, ये जब विचार आ जाता है ना, उसके बाद काम करने का तरीका बढ़ जाता है। और कितने भी निगेटिविटी आ जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, इंसान रुकता नहीं है। ऐसे मेरी सोच है, आपकी क्या सोच है इस बारे में? सही सही बात है जी 100% सही है आप, कि लोगों को मालूम नहीं है, उसको अंदर से मालूम है कि बचत करना चाहिए, फैमिली के कुछ करना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस लेना चाहिए, भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए, लड़का है तो उसकी, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जी जब हम जाते हैं तो उसको कुछ फीलिंग वापस वो उसको याद आ जाता है, तो कभी कभी कर भी लेता है, तो तभी हमको सुकून मिलता है कि भाई ये आदमी ने अच्छा किया। जी, बहुत अच्छा। विपिन जी, लगभग हम अभी आधे घंटे से बात कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ये जो इसी विचार को आगे लेके जाके, जैसे ये नोबल प्रोफेशन है ना, कोरोना के पीरियड में काफी सारे डॉक्टरों ने पीपी किट पहन के 24 घंटा अस्पताल में रुकते थे और ऐसे पेशेंट के साथ रखते थे जिसको ऑलरेडी कोरोना बहुत उच्च स्तर पे, हो सकता है उसकी ऐसे स्तर पे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, हो सकता है 2-4 दिनों में डेथ हो जाए, और ऐसा होता था। रोज अस्पताल में 50-100 लोग अगर है तो 2-4 लोगों की डेथ होती थी। ऐसे एटमॉस्फेयर में एक डॉक्टर पीपी किट पहन के सुबह से शाम तक अपना काम कर रहा है, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि रियली ये केवल पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये डेफिनेटली ये देश की सेवा कर रहा है और ये एक नोबल प्रोफेशन है। कहीं ना कहीं हम भी अपने बिजनेस को एक नोबल प्रोफेशन के तौर पे माने और इसको उसी विचार से करें तो देश तो आगे जाएगा ही। और देश को आगे लेके जाने के लिए भारत के 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हम आने वाले 5 साल में एजुकेट करना चाहते हैं, लिटरेट करना चाहते हैं इस सिस्टम के बारे में कि कैसे आप अपना बिजनेस फिजिकल के साथ डिजिटल कर सकते हो। और इसको लेके हम हर संडे को या लगभग हफ्ते में एक बार एक अवेयरनेस कैंपेन वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर कंडक्ट करते हैं, जो कि फ्री में होता है। एक 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम जो हम फ्री में कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर ये सभी चीजें आप कैसे कर सकते हैं ये सिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल है विपिन जी कि आपने भी कभी ना कभी हमसे जुड़ने से पहले वो प्रोग्राम एक बार अटेंड किया होगा, जो कि एक फ्री प्रोग्राम होता है। तो आप ऐसे भारत के 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर को जिनको अभी तक वैल्यू मार्केटिंग बारे में ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, क्या आप उनको सलाह दोगे, क्या उन्होंने एक बार ये 2 से 3 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए? 100% करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है जी। हम जो पुराने ख्यालों से, पुराने जमाने से जो हम चलते थे कि भाई सुबह सुबह निकल गए और लोगों को मिले, 2 लोगों को मिले, 5 लोगों को मिले, अभी जमाना फास्ट हो गया है जी। ये वीडियो मार्केटिंग से, जूम मीटिंग से हम एक दिन में 100, 200, 500, 1000 लोगों को भी मिल सकते हैं, हमारा वीडियो से मिल सकते हैं। करेक्ट।
वो आदमी लंदन में बैठा है तो लंदन में वो तुम्हारा वीडियो देख सकता है सही है। यूट्यूब की मदद से। तो ये तो सही है कि ये अभी हाल में ये जमाने के साथ चलने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है। हमारे एक पार्टिसिपेंट आप जानते हैं, जैसे कौशल्या पुरंजन पटेल जी, है ना, अभी रिसेंटली हमने उनका इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने एक अच्छा वाक्य बताया कि कुछ साल पहले आनंदा ऐप को वो उतना इस्तेमाल नहीं करते थे। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा उनका मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं थे। और अभी उन्होंने बताया कि उनको ब्रांच से बताया गया, डिवीजन से बताया गया कि अभी उन्होंने 100 से ज्यादा आनंदा भेज दिए। उनका सर्टिफिकेट वहां से फ्लैग उनको मिला कि उनका हाईलाइट किया गया कि आपके 100 आनंदा हो चुके हैं। और वो बता रहे कि सर, आपसे जुड़ने के बाद और ये ट्रेनिंग करने के बाद हम इतने अच्छे से मोटिवेट हो गए, इतने अच्छे से उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, और अभी तो मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में आनंद ऐप के माध्यम से ही मैं मैगजीन बिजनेस करूं। तो ये जो परिवर्तन है, जिसमें एलआईसी खुद अपने आप को परिवर्तन कर रही है, लॉकडाउन से पहले हम काम कर रहे थे, आज हमको एक टूल दे दिया एलआईसी ने आनंद ऐप का तौर पर। तो ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो चैलेंजेस इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और आप इसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? कैसे रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? मैं ये जमाने की अभी जो नया जमाना जो 21वीं सदी में जो है तो कंप्यूटराइज जो जमाना आ गया। पहले हम हमारी बैंक में था तो कितने एक ही ब्रांच में कितने सारे स्टाफ थे। अभी मैं जहां से मेरी जॉब पूरा हुआ तो अभी 3 ही आदमी हो, 3 आदमी और 6 आदमी पूरा स्टाफ चल रहा है। तो जमाने की मांग है कि ये टेक्नोलॉजी का यूज, कंप्यूटर, ये सब टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। वो अगर आपको आगे बढ़ना है तो 100% आपको सीखना पड़ेगा, जरूरी है। ये आनंद है। अभी तो मैंने सुना कुछ ऐसी कुछ ऐप आने वाली है कि जिनकी वजह से हम अपने कस्टमर को भी वो ऐप दे सकेंगे। ऐसा कुछ मैंने सुना है हमारी ब्रांच में। ओके, ग्रेट। आने वाले दिनों में काफी चेंजेस हो रहे हैं। ओके, एक सवाल हटके पूछना चाहता हूं, जो मुझे आपको देख के हमेशा मन में आता है, क्योंकि आप सालों तक जॉब कर रहे थे, और फिर आपका, मैं जानता हूं, मैं उस समय भी मैंने आपसे बात किया था कि जब आप जॉब कर रहे थे, लेकिन आप उस फेज में थे शायद से, आपको जब फुल टाइम काम करने की सोच मन में आ रही थी, लेकिन उसको आप पूरी तरह से क्विट नहीं कर पा रहे थे। और अभी आप ऑलरेडी अपने जॉब छोड़ के पूरी तरीके से एलआईसी का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि एक इंसान ने, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर में भी काफी सारे ऐसे एडवाइजर हो सकते हैं कि जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या थोड़ा सा कहीं बिजनेस कर रहे हैं और एलआईसी का काम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमेशा मन में होता है कि मैं कब अपना बिजनेस को फुल टाइम करूं, मैं कब जॉब छोड़ूं। तो आप उनको क्या राय देंगे? ऐसी कौन सी स्टेट आ जाती है कि जब आपको अंदर से लगता है कि अब मुझे फुल टाइम बिजनेस करना चाहिए? वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? क्योंकि ये मैं जानता हूं, मेरी जिंदगी में ये हुआ था। मैं भी 5 साल एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए ट्रेनर करके जॉब कर रहा था, और मुझे भी इच्छा थी कि मैं भी फुल टाइम बिजनेस करना चाहिए। 2012 में मैंने उसको रिजाइन करके फुल टाइम काम करना चालू किया। तो ये तो मेरा पर्सनल था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी सोच कैसी थी? कब आपने सोचा और कैसे सोचा? वो कॉन्फिडेंस कैसे आपको आया कि अब मैं फुल टाइम इसमें काम करना चाहता हूं? वो तो सीधी सी बात है। मैं बैंक में सुबह इधर घर से निकलता 9 बजे निकलता था, शाम को 6:30 बजे निकलता था। तब जो मेरी सैलरी थी, जो मिलता था, और मैं 6, 6:30 बजे घर पे आके चाय पानी पी के वो फिर से बाजार में निकलता था। वो 6:30, 7 बजे निकलता, 10 बजे वापस आ जाता था। तो पूरा साल का हिसाब करें तो हम मियाँ बीवी के मेरा रिटर्न मेरी वाइफ के रिटर्न से कम होता था। अच्छा। 9 घंटे काम करने के बाद भी अच्छा। मेरे से ज्यादा मेरी बीवी कमा रही थी। ओहो, तो ये आपको मतलब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ा कि क्या करना चाहिए। रिटर्न नहीं बता दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये आपने एक अच्छा सलाह दिया कि जब आपका इंश्योरेंस का इनकम आपके जॉब के इनकम से ज्यादा हो जाए, वो राइट टाइम है जब आप डिसीजन ले सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ सीधी बताया। बात है ना, सही कि हाँ वहां में जो अब बिजनेस जॉब कर रहे हैं तो जी। जॉब में तो फिक्स होता है, फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स सैलरी होता है। एलआईसी में क्या होता है, जितना मैं ज्यादा ज्यादा दौड़ूंगा तो इतना ज्यादा कमा सकता हूँ। सही बात है। उधर तो वही रहेगा। सही है। अब ऊपर से नीचे पूरा हो जाएगा तभी भी उसको तो जो मिलना है वही मिलता है। सही है। साथ में सर डायरेक्टर को चापलूसी करना है या वो करना है, ये इसमें तो कुछ नहीं है। ओके। मेरी मर्जी का। मैं कभी भी मैं बैंक के साथ काम कर रहा था, जी लेकिन फुल टाइम जैसा वो 3 घंटा तो निकलता ही था। जी।
ताड़ा जो था, ताड़ा से नौकरी से छूटने के बाद 2 आदमी को नहीं मिलता तब तक तो मैं घर वापस नहीं लौटता था। अच्छा। यहाँ से वेरावल से ताड़ा 25 किलोमीटर का था। ओके। तो मैं अपनी कार लेके जाता था, तो अच्छा। उधर 2-4 आदमियों को मिलने के बाद ही घर पे आता। अच्छा, तो तब भी आप उतना हार्डवर्क करते थे ऑलरेडी। सही है, सही है, सही है। और एक और बात बता रहा हूँ। बताइए, जब मैंने बताइए। पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंसी लिया था, तो मेरे को मालूम नहीं था। तो काफी बार मैंने डीओ के सामने बैठ के बताया कि सर, कस्टमर के वहां जाके मैं क्या बोलूं, क्या बोलना है, क्या करना है। अभी ओके। कस्टमर के सामने बोलता हूँ तो वो 1 घंटे तक बोल सकता था, अच्छा। बोल सकता हूँ। अभी 1-2 अच्छा। घंटे बोलना तो बोल सकता हूँ। अच्छा। तभी एक घटना हुई थी कि मेरे साथ मेरा डीओ पहली बार आए थे। हम्म। हमारे यहाँ बाजू में गांव था, तो ठीक है। वो ज्वाइंट कॉल में आए थे मेरे साथ। हम्म। तो मेरा मैं भी दूध धंधा करता था, और साथ में एक और भी दूध वाला है। तो उसने बोला था कि आप आ जाओ, हमारा 2-4 आदमी है तो उसका बीमा करवाना है। तो मैं अपने डीओ के साथ निकल पड़ा। तो उसकी घर गया, दूध वाले के घर। वो उसके पास, मेरा डीओ के पास यामाहा थी। तो यामाहा वो गांव के रास्तों में, सड़क पे गांव का जो रास्ता होता है कच्चा, तो नहीं चलती थी। तो वो दूध वाला बोला कि चलो सर, तो आप मेरी बाइक मोटरसाइकिल में बैठ जाओ। रात दूध था। समझ गया। हाँ। तो मेरे डीओ ने बोला कि आप बैठो, मैं उसकी साथ चला जाता हूँ। तो मैंने बोला, आप मेरे लिए आए हैं तो मेरे को इधर बैठना। मैंने वो दूध वाले की साइकिल लेके उसकी साथ चला गया, अच्छा। पीछे पीछे। ओहो हो। आप ओके। आए मेरे लिए और आप बोल रहे थे आप बाद में पैसा करिए। ओके। तभी मेरा वो डीओ बोला था कि विपिन भाई, आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। क्या बात है, जबरदस्त, सुपर्ब। ये वो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली आपकी जर्नी मैं देख पा रहा हूँ। मैं आपसे काफी बार फोन पे बात कर चुका हूँ इससे पहले भी, और मुझे आज वो भी याद है कि जब आपने फिजिकल ट्रेनिंग आपका वीडियो देख के भी मुझे फोन किया था। तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है विपिन जी, और मुझे पूरी गारंटी कि आप आने वाले मार्च में अपना टारगेट पूरा करेंगे। इस साल आप कुछ बड़ा काम करना चाहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने चर्चा किया, जिसको यूज करके विपिन जी आज अपने बिजनेस को आगे लेके जा पा रहे हैं, आगे और ग्रो करना चाहते हैं, डबल एमडीआईटी कर चुके हैं। इस प्रकार का वेबिनार आपको अटेंड करना है, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी आप समझ रहे होंगे, जानना चाहते होंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे पूरी की पूरी जानकारी, हमारा वेबिनार कौन सा है, कब होता है, तारीख क्या है, समय क्या है, आपको मिलेगा। विपिन जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और इसी प्रकार से आगे जाके जब भी आपका पूरा टारगेट हो जाएगा, हम फ्यूचर में फिर से एक बार आपसे मिलेंगे, फिर से एक बार आपसे इंटरव्यू लेंगे। और इस जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपने मुझे लगभग अपना 1 घंटा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। थैंक यू।